हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम जून 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे विच आर रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बस लेटेस्ट न्यूज के साथ अपडेटेड रहना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये जो वीडियो है हमारा ये यूपीएससी या पीसीएस सेंट्रिक नहीं है, ये सेंट्रिक नहीं है। हाँ, यूपीएससी या पीसीएस जो है हमारा उसके थोड़ा-सा इंक्लाइंड आपको ये वीडियो ज़रूर दिखेगा बिकॉज़ जो हमारा यूपीएससी या स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके अंदर जो करंट अफेयर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे रिलेटेड हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हमारे सब्जेक्टिव जो कि हमारा डिस्क्रिप्टिव है, उसके अंदर हमें इसके क्वेश्चन्स देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसे इन डेप्थ हम देखते हैं। इन डेप्थ हमें इनके बारे में जानना पड़ता है, इस वजह से आपको हाँ, थोड़ा-सा इंक्लाइंड आपको दिखेगा ज़रूर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तरफ, लेकिन ये सेंट्रिक नहीं है। अगर आप किसी एसएससी या फिर तो बैंकिंग जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर तो कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव पेपर जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल रहा है एक सेक्शन, आपके लिए ये वीडियो उतना ही बेनिफिशियल या फिर तो हेल्पफुल होगा, राइट? तो हर करंट अफेयर को हम यहाँ पे शॉर्ट, क्लियर और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे ताकि आप इजीली याद रख सको और रिवाइज भी कर सको। मैं कोशिश कर रही हूँ इन करंट अफेयर्स को छोटे-छोटे पार्ट में डिस्कस करने की जिससे ये ज़्यादा लेंथी ना लगे, तो हो सकता है सारे एक ही वीडियो में कवर ना हो पाए, इसके लिए चैनल पे मैं अलग से एक प्लेलिस्ट अपडेट कर दूँगी, जहाँ आपको इज़िली एक ही जगह पर सारे करंट अफेयर्स मिल जाएँगे। इस सीरीज़ के थ्रू हम नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट और साइंस टेक पे मेजर अपडेट्स डिस्कस करेंगे। जो बाकी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि अगर हम एसएससी की बात कर लें या फिर तो हम बैंकिंग की बात कर लें, तो बैंकिंग के लिए हमारे को फाइनेंशियल फाइनेंशियल अपडेट्स चाहिए होते हैं। एसएससी के लिए हमें कुछ जो जेनेरिक जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं, हमें वो जानना पड़ता है। तो हाँ, आपको इनके बारे में इन डेप्थ नहीं पढ़ना होता है, लेकिन हाँ, आपको इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे और इन डेप्थ हो वो जो हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, वो किनके लिए हेल्पफुल होगा, तो यूपीएससी या फिर तो स्टेट पीसीएस के जो बच्चे होंगे, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। इसके बाद हर एक टॉपिक के बाद आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा जो कि आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की मेंस राइटिंग में हेल्प करेगा। एडिशनली मैंने एमसीक्यूज भी ऐड करने की कोशिश की है। आप उन क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके आप अपना आंसर दे सकते हो। तो ग्रैब योर नोटबुक, स्टे फोकस्ड एंड लेट्स मेक योर प्रेप काउंट। हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो हमारे पास करंट अफेयर्स का एक मेजर पार्ट हो सकता है, जो कि न्यूज़ में काफ़ी रहा है, वो है हमारा ये वाला न्यूज़। क्या है ये? तो पीएम मोदीज़ विजिट टू क्रोएशिया एक्सपैंडिंग इंडियाज़ यूरोपियन फुटप्रिंट। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्रोएशिया विजिट किया था अभी हाल ही में। उसके ऊपर है ये पूरा का पूरा आपके लिए, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए रेलेवेंट हो जाता है ये टॉपिक। क्यों? तो अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। की हाइलाइट्स क्या है हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं ये इंडिया के जिन्होंने क्रोएशिया विजिट किया था। फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू क्रोएशिया। कब गए थे? 18 जून 2025। डेट उतना रेलेवेंट नहीं होता है, आपसे डेट पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए देख रहे हो, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको जानना है कि कौन-सी तारीख है, क्या है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है पार्ट ऑफ इंडियाज़ एक्सटेंडेड यूरोप आउटरीच टूर। ये जो हमारा था, ये पूरा टूर, ये हमारा ट्रायो टूर था। यहाँ पे 3 कंट्रीज़ आपको देखने को मिली, जैसे कि कौन-कौन सा जगह है वो, कनाडा हो गया, सिप्रस हो गया और थर्ड वन जो हमारा लोकेशन था, वो था हमारा क्रोएशिया। तो ये 3 जगह प्रधानमंत्री गए थे और ये क्या है, तो अपने जो हमारा यूरोप ट्रिच है, हमारा जो फुटप्रिंट है, अलग-अलग यूरोप के जो भी पार्ट्स हैं, वहाँ पे हम जो गए हैं, उसमें से एक हमारा क्रोएशिया भी हमने उसमें ऐड ऑन कर दिया है। डिप्लोमैटिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है डिप्लोमैटिकली अगर हम बात करें तो वो हमारे इंडिया ईयू रिलेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये और स्ट्रेंथ बढ़ाती है, ये और हमारे जो रिलेशन है वो और स्ट्रॉन्ग बना रहा है विद क्रोएशिया एज़ अ गेटवे टू सेंट्रल यूरोप। हम क्या कर रहे हैं, अपने पैर अब हम सेंट्रल यूरोप में भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। रीअफर्म्ड शेयर कमिटमेंट टू पीस, वहाँ पे जाकर के उन्होंने क्या बात करी, पीस के ऊपर बात हुई है, डिप्लोमेसी नॉन वायलेंस के ऊपर बात हुई। पीएम मोदी का यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिला है इस मीटिंग के दौरान पे उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है, सॉल्यूशंस कैन नॉट कम फ्रॉम बैटलफील्ड। बैटलफील्ड से आप सॉल्यूशन नहीं निकालते हो। पीस, जैसे कि हम बहुत इंडिया जो है वो जानी जाती है अपनी पीस के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, राइट? तो यहाँ पे ये जो जो आपका स्टेटमेंट है वो आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन-सी मीटिंग में बोला गया था, कहाँ पे वो विजिट किए थे जहाँ पे ये बोला गया या फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बायलैटरल कोऑपरेशन एरियाज़, कहाँ-कहाँ पे किस-किस चीज़ पे हमारी बात हुई है वहाँ पे जाकर के। प्रधानमंत्री वहाँ पे गए थे, उन्होंने क्या-क्या बात करी, क्या-क्या टॉपिक्स थे जिसके ऊपर बात हुई है। तो हमारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई है, आईटी, सेमीकंडक्टर्स एंड ईवीज़ के ऊपर बात हुई है, सोलर एनर्जी हो गया एंड क्लीन टेक, फूड प्रोसेसिंग एंड फार्मा, टूरिज्म एंड कल्चर एक्सचेंजेस के ऊपर बात की गई है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट। अगर हम स्ट्रैटेजिकली देखें तो क्या है ये, एनहांस करती है ये इंडियाज़ प्रेजेंस इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। सिंस मैंने अभी बताया अब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, यूरोप के और पार्ट्स में हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट इंडिया की प्रेजेंस को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उस तरीके से हम एनहांस करता है। दूसरा है अलायंस, अलायंस विद इंडियाज़ पुश ऑफ आईएमईसी दैट इज़ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। और थर्ड वन वी हैव प्रमोट्स मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी एमिड ग्लोबल टेंशन। क्योंकि अभी हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी सारे ग्लोबली हमारे हमें बहुत टेंशन्स देखने को मिल रही है। अलग-अलग पार्ट में अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे आपको मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी आप प्रमोट कर रहे हो, वहाँ पे अपने आप कनेक्शंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये जो हमारा टॉपिक था, ये हमारा यूज़फुल था, ये मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ दैट ये किसके लिए यूज़फुल था, तो यूज़फुल फॉर आईआर हो गया, जीएस पेपर 2 के लिए हमारा होता है, या ऐसे और प्रीलिम्स के लिए भी हमारा इक्वल इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आके कुछ मैंने क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं दैट ये हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में है और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर के लिए होता है दैट इज राइटिंग सेक्शन आपका मेंस राइटिंग में आपको ये हेल्प करता है। क्वेश्चन हमारे पास ये है दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग पीएम मोदीज 2025 विजिट टू क्रोएशिया। राइट, इट वाज द फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू क्रोएशिया। सेकंड आपके पास जो स्टेटमेंट है वो है वन की फोकस एरिया ऑफ कॉपरेशन वाज न्यूक्लियर एनर्जी। पहली बात तो ये हमने पढ़ा दैट फर्स्ट एवर विजिट है ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर के तरफ से। दूसरा हमें ये पढ़ने को मिल रहा है दैट हमारा जो की फोकस एरिया था वो था हमारा कोऑपरेशन में, क्या न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम गए थे क्या वहाँ पे? और थर्ड हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है द विजिट इज पार्ट ऑफ इंडियाज ब्रॉडर एंगेजमेंट विद द यूरोपियन यूनियन, ईयू की बात हो रही है यहाँ पे। आपको नीचे ऑप्शंस हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं इसमें से दैट इज 1 और 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या फिर 1, 2 एंड 3। आप इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है होगा वो आप नीचे कमेंट करके आप मुझे बताओगे। एंड नेक्स्ट सेशन में मैं इनको सारे करेक्ट आंसर्स मैं आपको दे दूँगी या फिर तो आपके नीचे नेक्स्ट डे दैट इज़ नेक्स्ट जब भी हमारा ये सेशन होगा तो आपको मैं इसी वीडियो के कमेंट में आपको अपडेट कर दूँगी या फिर तो नेक्स्ट डे मैं अपडेट कर दूँगी। राइट। मेंस की अगर हम बात करें, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है दैट इज इंडियाज एंगेजमेंट विद स्मॉलर ईयू कंट्रीज लाइक क्रोएशिया रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट इन इट्स फॉरेन पॉलिसी पोस्चर। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएम मोदीज 2025 विजिट टू क्रोएशिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन यूरोप। आपका जो लिमिट होगा वर्ड लिमिट दैट इज 150 वर्ड्स। इसी के एडिशनली अगर आपको ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है, ये आपको अगर हिंदी में चाहिए हिंदी मीडियम के बच्चे अगर देख रहे हैं तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट में एक बार प्लीज अपडेट कर देना सो दैट नेक्स्ट पार्ट में जब भी मैं सेशन लेकर के आऊँ, उसमें हमारा एक हिंदी का भी सेगमेंट हो, उसके अंदर आपको क्वेश्चन्स देखने को मिल जाएँ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है, सेकंड टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज़ आंसू प्रत्याशा प्रोजेक्ट। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लगा पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट दैट अ, ये जो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं जो कि पीछे रह चुके हैं, पीछे रह गए हैं, उन्हें आगे लाने की ज़रूरत है। उस केस में हमारे को ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स लाने की ज़रूरत है। ओके, क्या ओवरव्यू है, क्या है ये जो आंसू प्रत्याशा प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में है क्या? तो ये ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है। आंसू का ये हमारा फुल फॉर्म है ये। इनिशिएटिव है, लॉन्च कब किया गया है? जून 2025 में इसे लॉन्च किया गया है। इसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट दैट इज़ प्रत्याशी। प्रत्याशा जब द प्रोजेक्ट एनुअली स्पॉन्सर्स ये हर साल एनुअल बेसिस पे 40 यूपीएससी एस्पिरेंट्स को लेंगे और कैसे ले रहे हैं ये? 26 फ्रॉम असम दैट इज़ बेसिकली ये असम सेंट्रिक है, असम असम से ज़्यादा बच्चे को उठाया जाएगा, 26 बच्चे असम से होंगे और बाकी जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वहाँ से आपको 14 देखने को मिलेंगे बच्चे और इन सारे बच्चों को कोचिंग दी जाएगी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में उन्हें लाया जाएगा और वहाँ पे उन्हें तैयारी करवाई जाएगी। क्यों करवाया जा रहा है ये? तो यहाँ पे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं स्पेसिफिकली हमारा जो ये असम वाला एरिया है, यहाँ पे हमारे जो यूपीएससी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ही ये था, नीचे जा चुका था, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था, हमें देखने को मिला। इस वजह से ये जो यहाँ पे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, आसू है, इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अपने स्टेट के बच्चों को थोड़ा-सा और मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा-सा और उप्लिफ्ट करने के लिए, राइट। क्या क्यों किया गया? ऑब्जेक्टिव क्या था? इसके पीछे कारण क्या था? तो काउंटर द डिक्लाइन इन यूपीएससी सक्सेस रेट्स। हमारा जो असम या फिर तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे यूपीएससी का सक्सेस रेट काफ़ी कम हो गया था, पुअर परफॉर्मेंस हमें वहाँ पे देखने को मिल रही थी। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट को लाया गया है। एस्टैब्लिश अ पाइपलाइन ऑफ क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स फ्रॉम द रीजन। अच्छा, यहाँ पे आपको और एक चीज़ देखने को मिलेगा दैट इज़ यहाँ पे आपको जितने भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे ये लोग हायर करने वाले हैं मतलब उनसे हेल्प लेने वाले हैं और भी कुछ अलग फाइनेंशियल एड्स की भी बात की गई है। नेक्स्ट और क्या है बेनिफिशियरी डिटेल्स और क्या-क्या है? पहला बैच जो हमारा हो रहा है वो 2025 का बैच है। जिस प्रीलिम्स क्वालिफाइड असमीज कैंडिडेट को लाया जाएगा टू रिसीव फुल कोचिंग फॉर मेंस। उन्हें पूरी तरीके से फुल कोचिंग दी जा रही है मेंस के लिए। दोनों ही मोड में अवेलेबल है ये दैट इज़ ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग दोनों ही ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल है। एक्जिस्टिंग एनरोलीज कैन आल्सो अवेल असिस्टेंस और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एनरोल्ड हैं पहले से यहाँ यूपीएससी कर रहे हैं वो भी असिस्टेंस के लिए
जा सकते हैं, हेल्प उनसे माँग सकते हैं। तो ये हमारा आंसू प्रत्याशा प्रोजेक्ट था। आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है दैट ये जो प्रत्याशा प्रोजेक्ट हमें 2025 में देखने को मिला, वो किसने इनिशिएटिव किन्होंने लिया हुआ था? और दूसरा क्वेश्चन हमें ये देखने को मिल सकता है, ये किन स्टेट्स के लिए है या कौन से रीजन के स्टेट के लिए है या पर्टिकुलरली किस स्टेट के लिए है? आपको इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो वहाँ पे अब सिंस हमें काफ़ी सेंटेंस वाइज़ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो उसके अंदर आपको अलग-अलग सेंटेंसेस दे दिए जाएँगे। आप इसको एक बार देख सकते हो और अगर आपको इन डेप्थ आपको जानना है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर और डिटेल में ना ले आऊँगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारा थर्ड वी हैव पीएम मोदीज गेम चेंजिंग इनॉग्रेशन ऑफ चेनाब रेल ब्रिज एंड कटरा श्रीनगर वंदे भारत। ये हमें यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिली है। तो क्या है हमारा? सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं चेनाब रेल ब्रिज के बारे में हम देख रहे हैं। चेनाब रेल ब्रिज जो है ये हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क है ये। चेनाब रेल ब्रिज जो है हमारा वो हमारे पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेलवे आर्क है। आर्क दैट इज ब्रिज हमारा है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है हमारा पूरे वर्ल्ड में। इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो ये 359 मीटर्स है अबव चेनाब रिवर और 35 मीटर टॉलर है देन आईफल टावर। ये आईफल टावर से भी ऊंचा है, लंबा है। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो 1315 मीटर है, दैट इज 1.3 किलोमीटर। कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट उतना रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ ठीक है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है दैट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1486 करोड़ बताया जा रहा है। दिस इज द व्हाट इज क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? सिंबलाइजेस इंडियाज इंजीनियरिंग प्रोग्रेस एंड रेजिलियंस इन चैलेंजिंग, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिचुएटेड ऑन, कहाँ पे है ये, क्या लोकेशन है इसकी? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है हमारा, ये हमारा जो यूएसबीआरआई है, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर रीजन की बात हो रही है। कनेक्ट क्या करता है ये? तो ये हमारा कश्मीर वैली जो है उसे पूरा रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करने का ये काम करेगा वाया रेल। रेल के थ्रू हमारा जो कश्मीर वैली है उसे हम बाकी इंडिया पार्ट से हम उसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस चेनाब रेल ब्रिज। और ये जो हमारा ब्रिज है ये कहाँ पे है? दैट इज यूएसबीआरआई, दैट इज इन जम्मू कश्मीर रीजन में है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस क्या करेगा ये? तो हमारा ट्रैवल टाइम जो है वो कम कर देगा और एक्सेसिबिलिटी जो हमारा है वो इंप्रूव कर देगा, क्योंकि हमें पता है दैट जम्मू कश्मीर को हमें कनेक्ट करने में काफी प्रॉब्लम हुई है। हमें अगर कोई चीज यहाँ से लेकर के जानी है तो भी हमें काफी प्रॉब्लम होती है, तो हम इसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, और इसी से रिलेटेड एक और चीज देख लो दैट ये जो हमारा यूएसबीआरआई है ना, इसी में हमारा एक और ट्रेन चल रही है दैट इज कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हमने वापस से नहीं, एक न्यू ट्रेन को हमने स्टार्ट करा हुआ है। बस ये थी। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फोर्थ फोर्थ वन इज एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025। नाम पे मत जाना, नाम इज टोटली डिफरेंट एंड आपसे ये कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है दैट एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 का जो हमारा ये है उसमें आप किस चीज के ऊपर फोकस करते हो? टू कंजर्व एलिफेंट्स या फिर टू कंजर्व सम नोमैड्स। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो नाम पे मत जाना, ये सिर्फ एक नाम है। इसे रिलेट मत करना। बहुत बार हम करंट अफेयर्स में हम करते हैं ना कि इससे रिलेट करके हम ऑप्शन टिक मार्क कर देते हैं, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये जो हमारा एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 है, ये हमारा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके बीच में? इंडिया और मंगोलिया के बीच में है ये। 31 मई से लेकर 13 जून 2025 तक का ये पूरा एक्सरसाइज था। ये 17th एडिशन था हमारा और ये हर साल होता है, दैट इज एनुअली ये होता है। ऑल्टरनेट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, एक साल हमारा इंडिया मंगोलिया जाता है और एक साल मंगोलिया के लोग यहाँ पे आते हैं, इस तरीके से होता है। प्रीवियस एडिशन जो था वो हमारा उमरोई मेघालय में हुआ था, दैट इज जुलाई 2024 में। पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस की अगर हम बात करें, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्टिजेंट में अगर हम इंडियन की बात करते हैं तो वहां पे 45 पर्सनल, यहाँ से 45 लोग जाते हैं, प्राइमरीली फ्रॉम अरुणाचल स्काउट्स। मेनली कहाँ के होते हैं? तो वो अरुणाचल स्काउट्स के। और मंगोलियन कॉन्टिजेंट की अगर हम बात करें तो वहां से 150 स्पेशल फोर्सेस पर्सनल आती हैं। काम करते हैं, व्हाट डू दे डू? तो सबसे पहला काम उनका होता है प्रैक्टिस फाइटिंग स्किल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज। अलग-अलग एरिया जो होते हैं जैसे कि माउंटेन हो गया, टाउन हो गया, वहाँ पे फाइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं वो अलग-अलग टाइप के एरिया में जा करके। ट्रेन फॉर स्पेशल टास्क लाइक काउंटर टेररिज्म के ऊपर या फिर तो फाइटिंग टेररिस्ट वगैरह जो होते हैं, ये स्पेशल टास्क होता है, उनके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लिए ट्रेन होते हैं। लर्न हाउ टू वर्क टुगेदर इन पीस कीपिंग मिशंस। ये जो पीस कीपिंग मिशंस है उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है साथ में, जैसे कि यूएन ऑपरेशंस, यूनाइटेड नेशन ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड। डू सम बेसिक ट्रेनिंग ऑन साइबर वॉरफेयर, जो हमारा साइबर वॉरफेयर वगैरह होता है उसके ऊपर भी बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, यूजिंग कंप्यूटर्स टू डिफेंड और अटैक। शेयर देयर कल्चर्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, और एक दूसरे को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए कल्चर्स की भी शेयरिंग होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इट हेल्प्स इंडिया एंड मंगोलिया बिकम बेटर फ्रेंड्स एंड स्ट्रॉन्गर पार्टनर्स इन डिफेंस। डिफेंस के टर्म में इंडिया और मंगोलिया एक अच्छे दोस्त बने रहें और एक स्ट्रॉन्गर पार्टनर्स रहें एक दूसरे के, इस वजह से इसे हमने लॉन्च किया था।
They learn to work together as well as in case they have to fight or keep peace somewhere और एक साथ काम कर सकें, लड़ सकें या फिर तो पीस रख सकें, पीस कीपिंग का काम कर सकें। इट हेल्प्स प्रिपेयर द आर्मीज फॉर मॉडर्न थ्रेट्स लाइक टेररिज्म या फिर तो साइबर अटैक्स। टेररिज्म एंड साइबर अटैक्स जैसे जो मॉडर्न थ्रेट्स हैं उसके ऊपर अपनी आर्मीज को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सके उसके लिए ये हेल्प करते हैं। बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज और दो कंट्रीज जो ये इंडिया और मंगोलिया है इन दो कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट और कोऑपरेशन बना रहे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से ये जो हमारा एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट है उसे लाया गया था। अच्छा, यूपीएससी की तरफ से या फिर तो यूपीएससी या फिर तो किसी भी स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज होता है ये, किसके किसके बीच में? इंडिया और मंगोलिया के बीच में। हर साल होता है ये, अपने लोकेशंस को स्विच करते हैं बिटवीन टू कंट्रीज, अल्टरनेटिंग होता है ये, इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑन काउंटर टेररिज्म हो गया, पीस कीपिंग हो गया या फिर तो साइबर वॉरफेयर हो गया, उसकी ट्रेनिंग ये देते हैं और स्ट्रेंथेन्स डिफेंस टाइज एंड रीजनल सिक्योरिटी इसके ऊपर काम होती है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन है दैट व्हिच स्पेशल फोर्स फ्रॉम इंडिया मेनली पार्टिसिपेट्स इन एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। कौन सी स्पेशल फोर्स इंडिया से इंडिया की कौन सी स्पेशल फोर्स है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करती है? यू हैव ऑप्शंस, मार्कोस हो गया, पैरा एसएफ हो गया, अरुणाचल स्काउट्स या फिर तो एनएसजी। तो हमारा करेक्ट आंसर जो भी होगा, जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा वो आप कमेंट करके मुझे बताओगे एंड नेक्स्ट सेशन में आपको इसका करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज आवर फिफ्थ जो है हमारे पास दैट इज भारत फोरकास्टिंग सिस्टम दैट इज बीएफएस। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट भारत फोरकास्टिंग सिस्टम जो है हमारा बीएफएस ये हमारा लॉन्च हुआ है मई 26 2025 को। किसने डेवलप किया है इसे? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी आईआईटीएम पुणे, पावर्ड बाय। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत लोग तो डेवलप्ड बाय जान के पढ़ के जाते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि लॉन्च ऑन व्हाट लॉन्च ऑन विच डेट एंड डेवलप्ड बाय whom। लेकिन पावर्ड बाय व्हाट, पावर्ड बाय कौन है? तो ये भी आप देख करके जाना, दैट इज आर का सुपर कंप्यूटर है ये। व्हाट इज बीएफएस? तो बीएफएस होता क्या है? भारत फोरकास्टिंग सिस्टम है क्या चीज? तो इट इज अ वेरी एडवांस्ड वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम, ये बहुत ही एडवांस्ड वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम है। इट गिव्स एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट एंड लोकल लेवल फोरकास्टिंग यूजिंग पावरफुल कंप्यूटर्स। पावरफुल कंप्यूटर की यूज करके आप एक्यूरेट और लोकल लेवल की फोरकास्टिंग आप देते हो। नाम से पता चल रहा है फोरकास्टिंग है ना, ये वेदर प्रेडिक्शन करता है ये। और इट हैज 6 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर ग्रिड रेजोल्यूशन, मीनिंग इट कैन फोरकास्ट वेदर विलेज बाय विलेज, आपके विलेज बाय विलेज का ये वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बीएफएस? तो ये आपके जितने भी रेन्स हो गए या फिर तो साइक्लोन फोरकास्ट है वो करने में आपको इंप्रूव करता है। गिव्स अर्ली वार्निंग, आपके जितने भी फ्लड साइक्लोन्स वगैरह जो आते हैं, फ्लड्स हो गया, इसमें एक और चीज ऐड करो साइक्लोन्स या फिर तो और भी दूसरा जो डिजास्टर है उसकी वार्निंग ये बहुत पहले दे देता है। फार्मर्स को हेल्प करता है, डिजास्टर मैनेजर्स फार्मर्स को हेल्प करता है, डिजास्टर मैनेजर्स को हेल्प करता है, सिटीज को, और इवन एविएशन सेक्टर के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाता है। और इसकी वजह से दिस इज इंपॉर्टेंट, मेक्स इंडिया लीडर इन ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग, यहाँ पे आप ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, ये तो हमारा पूरा भारत फोरकास्टिंग सिस्टम था बीएफएस। बीएसएफ और बीएफएस को कंबाइन मत करना, मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग है, राइट। नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ वी हैव 12th डे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड यूएस इंटरवेंशन, ग्लोबल लेवल पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट अफेयर रहा है ये। तो सबसे पहले तो ये है क्या? तो यहाँ पे आपको इज़राइल और ईरान के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला और साथ में आपको यहाँ पे यूएस का इंटरवेंशन भी आपको देखने को मिला। सबसे पहले तो आपको क्या, ये 13 जून जो है हमारा, यहाँ पे आपको इजरायली स्ट्राइक देखने को मिला। इजराइल लॉन्च्ड ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ये याद रखना कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम कौन कौन सा है वो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इजराइल ने सबसे पहले अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था, दैट इज ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ऑन जून 13, टारगेटिंग ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी, जितने भी ईरान में हमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज हमें देखने को मिलती है उन सबको उन्होंने टारगेट किया। एट नतान्ज हो गया, इस्फहान हो गया, तहरीन हो गया, और भी बाकी जितनी भी मिलिट्री साइट्स है उसको उन्होंने अटैक किया था। काफी डैमेज हुआ वहां पे, सीनियर मिलिट्री लीडर्स को मारा गया वहां पे, एनरिचमेंट सेंटर्स जितने भी थे, अंडरग्राउंड एनरिचमेंट सेंटर्स वगैरह थे, उसे डैमेज किया गया है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है दैट न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया था, और साथ में ऑपरेशन जो इजराइल ने लॉन्च किया उस ऑपरेशन का नाम क्या है? दैट इज राइजिंग लॉयन। ओके, सेकंड, उसके बाद हमें ईरान की तरफ से रिस्पांस देखने को मिलता है दैट ईरान रिस्पॉन्डेड विद बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स टारगेटिंग इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अ स्ट्राइक ऑन सोरोका हॉस्पिटल इन बीरशेबा। 19 जून को हमें ये देखने को मिला। डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट अगर मैं यहाँ पे इन डेप्थ बात कर रही हूँ तो डेट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, यू कैन स्किप दिस पार्ट। इसको और आप जितने भी ऑपरेशन है ना उसे याद जरूर करना। उसके लिए आप अपना एक अलग से नोटबुक बनाओ, या फिर तो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर आप शीट यूज कर रहे हो तो उसे आप करंट अफेयर्स के नाम से उसे आप अलग से स्टैपल करके जरूर रखना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ना लास्ट मिनट में आपको ये सब बहुत हेल्प करते हैं।
अच्छा, 19 जून को आपको सोरोका हॉस्पिटल इन बीरशेबा में आपको ये स्ट्राइक देखने को मिलता है, वहाँ पे काफ़ी सारे सिविलियंस इंजर्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे यूएस इंटरवीन करते हुए दिखेगा, दैट इज़ यूएस एंटर करता है इस बीच में, और वो जो ऑपरेशन लॉन्च करते हैं उनका नाम हो जाता है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये 22 जून की बात हो रही है। यूएस लॉन्च्ड B-2 एंड सबमरीन स्ट्राइक्स ऑन 3 Iranian nuclear sites that is Natanz, Fordo, Isfahan under bunker buster bombs. Right. Using bunker buster bomb, sorry, or aimed at crippling Iran's nuclear capabilities. Reportedly no casualties but caused extremely severe damage. कोई भी casualty हुआ नहीं, लेकिन हाँ ये बोला जा रहा है that कोई damage हुआ है वहां पे। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, एक तो हमारा जो इसराइल ने जो लॉन्च किया था उस ऑपरेशन का नाम, और दूसरा जो यूएस ने जब अटैक किया तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था। ओके, फोर्थ वी हैव दैट ईरान रिटेलिएशन, फिर अगेंस्ट यूएस ईरान ने वापस से रिटेलिएट किया जून 23 को। हमें ईरान की तरफ से मिसाइल्स देखने को मिले अल उदीद एयरबेस इन कतर में। उस ऑपरेशन का नाम था ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री इन रिस्पांस, इंटरसेप्टेड विद नो कैजुअलिटीज, लेकिन वहां पे अगेन कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई थी। यहाँ पे आपको 3 ऑपरेशंस देखने को मिले, राइट। 3 ऑपरेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिले। पहला ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, दूसरा आपको देखने को मिला है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और थर्ड आपको देखने को मिला है ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। 3 ऑपरेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिले। Ceasefire and fragile truce. Ceasefire brokered by U.S. President Trump on 24 June, ending the 12-day conflict. इसीलिए ये 12 दिन चला था, 12 दिन ये कॉन्फ्लिक्ट चला है, दैट्स व्हाई हमने इसे 12-day वॉर का नाम दे दिया विद कतर एंड ओमान एज इंटरमीडियरीज। However, violation continued immediately by both Israel and Iran, prompting criticism from Trump. चूंकि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था, प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया था दैट ये अब रुक जाएगा, ये वॉर अब नहीं होगा, बट अगेन उसके बाद भी काफी सारे वायलेशंस हमें देखने को मिले फ्रॉम बोथ द साइड्स, इजराइल से भी और ईरान से भी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात या फिर तो याद रखने वाली बात ये है दैट 12 डे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट ये 12 दिन चला था, इसी वजह से हम इसे 12 डे वॉर भी कहते हैं, राइट। इसी के साथ आपको और भी कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि ऑपरेशन वाला स्लाइड ये रहा। इसी के एडिशन में इसी के एडिशन में ये हमारा था फिफ्थ सिक्स्थ था। इसी के एडिशन में ये याद रखो दैट सेवेंथ वन इज ऑपरेशन सिंधु, दिस इज इम्पोर्टेंट। ऑपरेशन सिंधु जो है वो हमारा एक इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन था, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था ये जून 2025 में, टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्टक इन ईरान एंड इजराइल वॉर ड्यू टू वॉर बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ये दोनों कंट्री के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस वजह से इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंधु। इसके अंदर हमारे जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे फंसे हुए थे उनको वहां से लाया गया था। किसने लॉन्च किया है ये, तो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करके हम जाएंगे। ओके, इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो आपको देखना है ऑपरेशन सिंधु, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट जो था हमारा इजराइल ईरान के बीच में, उस ड्यूरेशन में हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया था वो था ऑपरेशन सिंधु। किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दैट इज MEA ने लॉन्च किया हुआ है। और कौन कौन से ऑपरेशन है जो इंडिया ने लॉन्च किए हुए हैं, फर्स्ट वी हैव ऑपरेशन गंगा हो गया। ऑपरेशन गंगा जो है वो 2022 में किया गया था, यूक्रेन रशिया वॉर जो चल रहा था उस टाइम, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से यूक्रेन से हमने बच्चों को लाया था, यूक्रेन में जितने भी स्टूडेंट्स फंसे हुए थे उन्हें हम वापस इंडिया लेकर के आए थे। फिर है हमारा ऑपरेशन दोस्त, ये याद रखेंगे ऑपरेशन दोस्त इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन दोस्त जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी हाल ही में हमारा इंडिया में पहलगाम में एक अटैक हुआ था, पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, और उसके बदले में इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, और फिर हमें क्या देखने को मिला, जो हमारा टर्की है उनकी तरफ से हमें नहीं देखने को मिला था, और बहुत क्रिटिसाइज किया गया था इस चीज के ऊपर। काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया इस चीज पे कि भाई हमने हेल्प करा था ऑपरेशन दोस्त करके और बदले में तुमने हमें सपोर्ट नहीं करा, तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट कि रिलेट कर पा रहे हैं, वो रिलेटेड है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हालांकि कोई इवैक्यूएशन नहीं था, यहाँ पे हम कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स को हम लेकर के नहीं आए थे, किसी को हम वहां से इवैक्यूएट नहीं किए थे। लेकिन क्या था ये ऑपरेशन दोस्त जो था हमारा 2023 में हुआ था, टर्की दैट इज सीरिया में हुआ था, अर्थक्वेक रिलीफ था ये, ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया था, हेल्प करा था वहां पे। तो ये वहां पे हो जाता है ऑपरेशन दोस्त, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने तुम्हें दोस्ती के नाते हमने तुम्हें हेल्प कर, बदले में आपने हमें सपोर्ट नहीं करा, राइट।
फर्स्ट तो हमने ऑपरेशन गंगा के बारे में पढ़ा, ये हमारा इवैक्यूएशन था, रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रहा था, उस टाइम पे हमने यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाए थे हम, तो ये 2022 में हुआ था। फिर हमने बात करी ऑपरेशन दोस्त के बारे में 2023 में हमने टर्की को हेल्प करा था, अर्थक्वेक रिलीफ हमने दिया था, अर्थक्वेक के टाइम पीरियड पे हमने उन्हें हेल्प करा था, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प दिया था। थर्ड हमारे पास जो ऑपरेशन है दैट इज़ ऑपरेशन कावेरी, 2023 में ये ऑपरेशन कावेरी हमने लॉन्च करा था। सूडान सिविल वॉर में सूडान से हम अपने इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर के आए थे। फोर्थ वी हैव ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो 2021 में लॉन्च किया था इंडिया ने अफगानिस्तान में, वहाँ पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, तो वहाँ से भी हम अपने स्टूडेंट्स को वापस लेकर के आए थे। फिफ्थ वी हैव वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन 2020 में इंडिया ने लॉन्च किया था। कोविड-19 पैंडेमिक में जितने भी इंडियंस फँसे हुए थे ग्लोबल लेवल पे, तो वहाँ से हम उन्हें वापस इंडिया लेकर के आए थे। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं, ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 8 इज़ संविधान हत्या दिवस। 8th वन वी हैव संविधान हत्या दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे। तब देखते हैं हम इसे ऑब्जर्व्ड ऑन 25th ऑफ जून एवरी ईयर। हर साल 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस को हम याद करते हैं कि किस तरीके से संविधान की हत्या हुई थी इस दिन पे। पर्पस क्या है टू कमेमोरेट द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 1975 दैट इज़ 1975 में इमरजेंसी हम पे थोपी गई थी, लगाई गई थी। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी और उन्होंने हमें इमरजेंसी दिया था 1975 के पीरियड। क्यों हम करते हैं ये जो 25 जून है, हम क्यों याद करते हैं कि हमारे पे इमरजेंसी किस तरीके से लगाया गया था? क्यों हम याद करते हैं कि ये जो 25 जून है, 25 जून को ही हम संविधान हत्या दिवस क्यों ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? तो भई ये हमारे को क्या देता है रिफ्लेक्ट्स ऑन थ्रेट टू डेमोक्रेसी किस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को की हत्या की गई थी, सिविल लिबर्टीज़ को सप्रेस किया गया था, उन सब चीज़ों को याद किया जाता है कि भई कितनी इम्पोर्टेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए, कितना संविधान कितना हमारे जीवन में एक प्रोमिनेंट रोल सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसका बैकग्राउंड है? तो 1975 में इमरजेंसी लगाया गया था और प्रेसिडेंट तब हमारे पास फखरुद्दीन अली अहमद थे और पीएम इंदिरा गांधी की एडवाइस पे ही उन्होंने इमरजेंसी यहाँ लगाई थी। ड्यूरेशन क्या था? तो 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक का टाइम ड्यूरेशन था, जब इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी। कितना वक़्त था यहाँ पे आप ये देखो यहाँ से 1975 से 1977 ऑलमोस्ट आपको 2 साल देखने को मिल रहा है दैट 2 साल तक इंडिया के अंदर आपको इमरजेंसी देखने को मिली। रीज़न्स क्या दिया गया था कि क्या रीज़न्स है, क्यों इमरजेंसी हम लगा रहे हैं? तो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड यूज़ किया गया था कि भई इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है इंडिया के अंदर, इस वजह से हम इमरजेंसी लगा रहे हैं अंडर आर्टिकल 352 का यूज़ करके इन्होंने। अच्छा आर्टिकल 352 आर्टिकल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? तो एज़ वी ऑल नो यूपीएससी है या फिर तो स्टेट पीसीएस का पेपर है, उसमें हमारे आर्टिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको ये देख कर के जाना है कि आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसमें आप कौन से आर्टिकल को आप लेकर के आप पढ़ सकते हो। राइट। Political crisis after the Allahabad High Court declared Indira Gandhi's election void for electoral malpractice और साथ ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था दैट इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन में जो जितने भी वोटिंग्स पड़े थे ना वो वॉइड हैं, वो मैल प्रैक्टिस किया गया है, वो कुछ तो उसमें घपलेबाजी हुई है। उसके बाद हमें यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस भी देखने को मिली थी। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 352 है। आर्टिकल 352 आपके नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। यूज्ड साइटिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस तब हमने बोला था तब हमने यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार ने बोला था इंटरनल डिस्टर्बेंस है। बाद में इस वर्ड को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था बाय 44th अमेंडमेंट के थ्रू इस नाम को इस वर्ड को चेंज करके हमने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। 44th से पहले आपके लिए 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ज़रूर पढ़ के जाएँगे, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, आर्टिकल 19 हमें फंडामेंटल फ्रीडम्स देती है, ये इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे ऑटोमैटिकली सस्पेंड कर दिया जाता है। आर्टिकल 21 जो है वो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हाबियस कॉर्पस सस्पेंड कर दिया गया था अंडर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। आर्टिकल 359 की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी की बात करते हैं इस आर्टिकल के अंदर कि गवर्नमेंट टू विथहोल्ड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे सरकार को ये राइट दे दी जाती है कि आप फंडामेंटल राइट्स पे डाल सकते हो। और आर्टिकल 368 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दैट यूज्ड टू पास द 42nd। अभी मैंने ऊपर बताया 42nd अमेंडमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम जहां पे भी 44th की बात हो रही है, ऑटोमेटिकली आपको 42nd एक बार देखना ही पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की यहाँ पे बात हुई है। आर्टिकल 368 का ही यूज करके इन्होंने 42nd अमेंडमेंट पास किया था। और ये जो 42nd अमेंडमेंट है इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और इसके अंदर आपको पावर सेंट्रलाइज टू सेंट्रलाइज पावर, यहाँ पे पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई थी। क्या है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? अभी ऊपर मैंने बताया कि 44th अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको 42nd पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और प्लस अगर आप संविधान हत्या दिवस की बात कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर अमेंडमेंट भी कहते हैं। क्या क्या इसमें चेंजेस आपको देखने को मिले? काफी चीजें इसमें ऐड की गई है, काफी चीजें इसमें चेंज किया गया है। जैसे कि अगर हम प्रियम्बल की बात करते हैं, शुरू करते हैं अगर हम प्रियम्बल से। प्रियम्बल में जो आपका ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड है, ये हमारा ऐड होता हुआ दिखा था इसी 42nd अमेंडमेंट के तहत। ये जो हमारा यूनिटी ऑफ नेशन है, पहले हम यूनिटी ऑफ द नेशन यूज करते थे, उसके बाद इसमें चेंज करके हमने थोड़ा सा अमेंड किया है। इसमें एक चीज और ऐड किया है, वो है हमने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। शुरू में ओरिजिनल, अगर हम ओरिजिनल वर्ड्स की बात करें तो सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये तीन वर्ड्स हम यहाँ पे यूज करते थे। इसे मॉडिफाई कर दिया गया, थोड़ा सा चेंज किया गया। इसे मॉडिफाई करके सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कर दिया गया। क्या क्या चेंज किया है? डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, और साथ में सॉवरेन भी था। आपका एडिशन हुआ है सोशलिस्ट और सिक्योर, ये दो वर्ड को हमने ऐड किया हुआ है, राइट। सेकंड, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, डीपीएसपी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल 39A, 43A, 48A को ऐड किया गया है डीपीएसपी के अंदर। आप इन तीनों ही आर्टिकल्स को एक बार जरूर देख लेना। आप चाहते हो मैं उसके ऊपर और डिस्कस करूं तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट मैं इसके ऊपर और डिस्कस कर पाऊं। नेक्स्ट जो हमने चेंज देखा वो है थर्ड, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको कुछ चेंज होता हुआ दिखा, एडिशन होता हुआ दिखा। दैट इज पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन सिटीजन के लिए इंट्रोड्यूस करा था इस अमेंडमेंट के थ्रू। इंस्पायर्ड बाय ये आपके क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है, दैट जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, वो हमने किससे लिया है, किससे बोरो किया है? तो दैट इज यूएसएसआर से लिया है हमने। इंस्पायर्ड फ्रॉम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूएसएसआर से इंस्पायर होके हमने फंडामेंटल ड्यूटीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। करेंटली वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपको पता है वो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है तो आप मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ही बात कर रहे हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं हम 1976 की ही। उसके अंदर हमें और क्या क्या चीजें देखने को मिली? दैट पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर पावर्स में हमें क्या क्या देखने को मिला? तो आर्टिकल 368 हमें अमेंड होता हुआ दिखा। मेड पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बोला गया कि भाई जो पार्लियामेंट है उसके पास पूरी पावर है, पूरी आजादी है, वो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, वो लोग चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड, दैट इज उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, कितने भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स का केस आता है और उसके बाद इसे स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है कि भैया नहीं, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के पास चूंकि पावर है लेकिन इतना पावर नहीं है कि वो कुछ भी चेंज कर दे, कितना भी चेंज कर दे, देयर इज अ लिमिट, राइट। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 31C एक्सपैंड कर दिया गया था। डीपीएसपी को प्रायोरिटी दिया गया था ओवर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डीपीएसपी को रखा गया था, स्पेशली आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। आर्टिकल 14 और 19 हमने डिस्कस करा है। क्या है आर्टिकल 14 और 19? आप मुझे कमेंट बताओगे। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलती है? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर हमारा जो जुडिशरी है उसे कमजोर करने की कोशिश की गई थी। हम सबको पता है जुडिशरी हमारा वॉचडॉग का काम करता है। आर्टिकल 226 कर्टल कर दिया गया था, दैट लिमिटेड हाई कोर्ट पावर टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का पावर है हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास। बोल दिया गया कि भैया जो हाई कोर्ट का पावर है ना वो लिमिटेड है, आप लिमिटेड चीजों के ऊपर, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर जो आप रिव्यू देते हो ना, उस पावर को हमने लिमिट कर दी। आर्टिकल 144A को इंट्रोड्यूस किया था, रिक्वायर्ड मिनिमम 7 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू स्ट्राइक डाउन एनी लॉ। किसी भी लॉ को अगर आपको स्ट्राइक डाउन करना है, कैंसिल करना है, तो आपको मिनिमम 7 जज बेंच की जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और साथ में आपको क्या 2/3 मेजोरिटी चाहिए इनवैलिडेट करने के लिए, ठीक है। और क्या देखने को मिला हमें? स्ट्रेंथेन द पावर ऑफ यूनियन ओवर स्टेट्स। स्टेट के ऊपर यूनियन को और बहुत ज्यादा मजबूती से रखा गया था, उन्हें बहुत सारे पावर्स दे दिए गए थे, किस यूनियन को, स्टेट के ऊपर यूनियन को रखा गया था। टेन्योर में भी थोड़ा सा चेंज किया गया, जैसे कि लोकसभा का जो हमारा टेन्योर है वो 5 साल का है, 5 साल का चेंज करके 6 साल कर दिया गया। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की अगर हम बात करें तो वो भी 5 साल का है, 5 साल का चेंज करके 6 साल कर दिया गया। और लेटर 45th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में। ये जो हम 42nd की बात कर रहे हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो 1976 में आया, और 44th हमारा 1978 में आया। 2 साल के अंदर हमने इसे वापस से चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया कि नहीं भाई ये 6 नहीं है, ये 5 ही है,
6 नहीं है, ये 5 ही है। तो हमारा अभी करंटली लोकसभा में का जो टेन्योर है वो 5 साल है और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो है वो भी हमारा स्टेट का है, राइट? तो ये हमारे टोटल आज हमने टोटल 8 टॉपिक को हमने कवर करा है जिसके अंदर हमने इन डिटेल हमने चीज़ों को देखा कि क्या है और उससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन्स भी हमने देखे एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हमने यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन्स लिखा है। इसके अलावा आपके जो भी आंसर्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके आप बता सकते हो। मैं फिर उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दूँगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी आपको लगता है कि मैंने वैल्यू ऐड किया है आपकी एजुकेशन में, तो आप प्लीज लाइक करो और शेयर करो इस वीडियो को विद योर फ्रेंड्स जो भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर तो दूसरे एसएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें करंट अफेयर्स कवर करना है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। साथ में डू कमेंट योर आंसर्स और मैं सबको देखूंगी, तो मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी आंसर्स हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है, राइट? तो ओके, दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।